तो जैसा कि हम गांधी का आइडियोलॉजी पढ़ चुके हैं, है ना, करीब हमने 6 और 7 टाइप की उनकी या फील्ड की आइडियोलॉजी पढ़ी है उनकी अभी तक। तो गांधी को थोड़ा समझना आसान होगा। गांधी को हम अफ्रीका में भी पढ़कर आए हैं। अफ्रीका में गांधी ने क्या क्या किया है वो तैयार है हमारा। अब इंडिया में गांधी क्या कर रहे हैं? आश्रम बना चुके हैं अपना इंडिया में, भारत भी घूम चुके हैं, और अब उनकी भारत में जो कर्म भूमि है वो शुरू होने वाली है, जिसकी शुरुआत हम जानते हैं कि चंपारण सत्याग्रह या चंपारण आंदोलन से होती है, जो 1917 में हुआ। आज के हिसाब से देखें तो बिहार का पूर्वी चंपारण जिला है ये। ठीक है। और गांधी जिस रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, जहां से चंपारण जाएंगे, वो मोतिहारी है। ठीक है। क्या है समस्या, क्या है वो भी देखनी होगी। गांधी को यहाँ किसने बुलाया? तो गांधी को यहाँ बुलाने का काम, मेन काम किसका है? राजकुमार शुक्ला का है, या राजकुमार शुक्ल का है। और एक संत हैं, सेंट हैं राउत। दो लोगों ने गांधी को बुलाया। हम लोगों ने हमेशा राजकुमार शुक्ला को पढ़ा है, क्योंकि लीड रोल नहीं कर रहा है। तो इसके अलावा दूसरा नाम संत राउत का भी है इसमें। चंपारण की समस्या, किसानों की समस्याओं को दूर करना है। गांधी अपनी लाइफ में पहली बार किसानों की समस्याओं से जुड़ेंगे। गांधी क्या जुड़ेंगे? राष्ट्रीय आंदोलन का पहला एग्जाम्पल है जहां नेशनल लेवल पर किसानों की समस्या को उठाने का प्रयास। नेशनल इसलिए कहा है क्योंकि किसानों की जो समस्या है वो यहाँ अंग्रेजों के साथ है, और इतने बड़े लेवल पर किसानों की समस्याओं को अभी तक किसी ने नहीं उठाया। तो समस्या तो क्षेत्रीय है, लेकिन प्रभाव गांधी की वजह से राष्ट्रीय होने वाले हैं। खैर, ऐसा आपको जानना चाहिए कि गांधी का ये पहला प्रयास है जहां गांधी नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस दिखाएंगे हमेशा की तरह। और जो किसान हैं वो इंडिगो कल्टीवेशन से जुड़े हुए हैं, नील की खेती से जुड़े हुए हैं, और यह उनकी समस्या का मेन कारण है। ठीक है। तो एक सीन समझ में आना चाहिए आपको, वहां का सिनेरियो। गांधी वहां क्यों जाते हैं, इसके लिए आपको मूवमेंट की बैकग्राउंड को तैयार करना चाहिए। तो आंदोलन की बैकग्राउंड क्या है? तो जो वहां सैकड़ों सालों से चला आ रहा था, क्या था? सैकड़ों सालों से तीन कठिया व्यवस्था लागू थी। तीन कठिया। तो तीन कठिया में जो तीन है उसका मतलब है तीन, है ना। इसमें जो तीन है उसका मतलब है थ्री। और कट्ठा का मतलब होता है लैंड मेजरमेंट यूनिट, जमीन को मापने की इकाई। जैसे हमारे यहाँ बीघा होता है, पहाड़ों में नाली और मुट्ठी होता है, ऐसे ही बिहार में कठिया सिस्टम चलता है। ठीक है। तो एक कट्ठा 20 का है, और उसमें से तीसरे हिस्से पर खेती करनी है तीन। तो ये है 3/20, तीन कठिया। ठीक है। तो कट्ठे में 20 हिस्से किए, 20 हिस्से के तीसरे हिस्से में, तीन हिस्सों में क्या करना पड़ेगा आपको? कल्टीवेशन करनी पड़ेगी। किनको करनी पड़ेगी? भारतीय किसानों को। किसके लिए करनी पड़ेगी? अंग्रेज नील के व्यापारियों के लिए। तो जमीन के तीसरे हिस्से में नील की खेती करने के लिए अंग्रेज और भारतीय किसान के बीच एक समझौता होता था। ठीक है। समझौता क्या होता था? एक तो खेती करनी है इतने हिस्से में, दूसरा जिस रेट पर
वो खरीदेगा वो रेट ही देनी होगी। सपोज यदि नील भारतीय बाजार से बाहर ब्रिटेन के बाजार में महंगी बिक रही है तो उसका लाभ भारतीय किसान को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिलाकर नील बहुत लंबे समय तक अंग्रेजों के लिए फायदे का व्यापार दिखाई देता है। आखिर नील की इतनी डिमांड यूरोप में क्यों है? तो उसका कारण है रंग यानी कलर करने के लिए। तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहां इसकी मदद से कलर बनाए जाते थे। ठीक है, तो कपड़ों को रंगने में इसका प्रयोग होता है। तो समस्या क्या है? बेसिकली समस्या आप समझ में आएगी आपको। ठीक है, ये तो चला आ रहा था बहुत लंबे समय से, तो मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आ चुके हैं सभी यहाँ से। समस्या ये है कि एक तो सही पैसा पहले से नहीं मिल रहा था। वो तो सालों से, सैकड़ों सालों से चला रहा था कि पैसा अच्छा नहीं मिल रहा था। सॉरी, है ना। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच में जर्मनी में क्या शुरू हो गया, आर्टिफिशियल कलर खोज लिए गए। अब कलर केमिकल से बनने लगे थे। तो आज भी आप पेंटिंग करना सीखते होंगे तो कलर लाते होंगे, वो सब केमिकल कलर है, आर्टिफिशियल कलर्स। ठीक है, एक्चुअली डाई इसी को कहते हैं। खैर, तो इससे क्या हुआ था, जर्मनी में खोजी गई थी डाई, आपको पता होना चाहिए, जर्मनी में खोज हुई थी इसकी। तो इसलिए अब यहां से वहां ले जाकर नील को बेचना घाटे का सौदा था। उतनी डिमांड नील की अब नहीं रह गई थी। तो अंग्रेज व्यापारियों ने क्या किया, अब यहां से उनसे नील लेना बंद कर दिया। तो आप बोलेंगे तो अच्छी बात है, शोषण समाप्त हो गया। नहीं, गड़बड़ ये था इस समय कि जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट से मुक्त होने के लिए अंग्रेज अधिकारी क्या कर रहे थे, उनसे पैसा ले रहे थे कि हम तुम्हें इस एग्रीमेंट से तब मुक्त करेंगे जब तुम हमें कुछ पैसा दे दोगे। ठीक है, जबकि फायदा किसको होना था इसमें, अंग्रेजों को। पैसा कौन दे रहा है, भारतीय किसान। ठीक है, यहाँ एक चीज और समझने वाली है, और वो है कि उस समय नील की खेती दो तरीके से होती थी वहां पर बिहार में। तीन कठिया सिस्टम के अलावा आपको समझना पड़ेगा कि खेती, नील की खेती दो तरीके और थे वहां पर, और वो तरीके आपको यहाँ देखेंगे। जीरात, JEERAT या JERAT, जीरात, और आसामी बार। आसामी का मतलब वैसे तो पैसे वाला होता है, मालिक होता है। ये दो तरीके बिहार में उस समय चलते थे। तो जो रिसर्च है वो यह बताती है कि दो तरीके से वहां खेती होती थी। जीरात में जो अंग्रेज नील व्यापारी है वो जमीन खरीदकर खुद क्या करवाता है, अपनी खेत में नील की खेती कराता है। समझे? यानी भारतीय किसानों से जबरदस्ती या बहुत कम दाम पर अपने यहाँ मजदूरी करा रहा है, वेजेस लेबर है। ठीक है, जबकि जो आसामी वार खेती थी उसमें क्या होता था, भारतीय किसानों से समझौता कर लिया जाता था। तो दोनों ही तरीके बहुत शोषण है, क्योंकि यहाँ जो मजदूरी दी जाती थी बहुत कम पैसे में मिलती थी, मार पीट कर मजदूरी करा दी जाती थी। और यहाँ जो एग्रीमेंट होता था उस एग्रीमेंट में बहुत कम पैसा मिलता था। दोनों ही तरीके से शोषण हो रहा था। ठीक है, तो ये वैसे अगर प्री में पूछा जाए तो संभव है कि आप अब जवाब दे सकते हैं कि चंपारण में जीरात और असामी वार क्या हैं। तो नील की खेती के तरीके हैं। शोषण कैसे होता था वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये पिछले सैकड़ों सालों से चला आ रहा था, जब से अंग्रेज आए तब से हो रहा था।
लेकिन एक समस्या और थी जो अंग्रेज पैदा कर रहे थे। क्या पैदा कर रहे थे कि अंग्रेज वहां से किसानों से एक टैक्स लेते थे। वो टैक्स था तो इलीगल, कि तुम अगर से एग्रीमेंट से मुक्त होना चाहते हो, और भी कई तरह के कुल मिलाकर लगभग 45 कर हैं जिनको अब बार कहा गया है। आगे कहीं लिखा भी होगा, स्लाइड में मिल जाएगा वो भी। अब बार, AB या ABBAR, अब बार। तो ये दो डेटा आपको मैंने नए दिए हैं ना, पहले क्लासेस में मैंने आपको डिस्कस नहीं किए थे। तो ये इलीगल टैक्स हैं जो वहां से लिए जा रहे हैं। इलीगल का मतलब इसमें वो टैक्स भी है जो एग्रीमेंट से मुक्त होना है, और अन्य कर भी हैं इसमें। तो मुख्य समस्या अब बार की है चंपारण में। ठीक है, मुख्य समस्या अब बार की है, और ये सब इलीगल टैक्स हैं जो लिए जा रहे हैं उनसे, प्लस नील की खेती कराकर कम पैसे देकर शोषण किया जा रहा है। ठीक है, ये है पूरे चंपारण की बैकग्राउंड। इलिटरेट गांव है पूरा चंपारण, पूरा इलिटरेट है, मतलब अशिक्षित है। तो वहाँ के नील मालिकों ने यहाँ के किसानों से, अनपढ़ किसानों से अपने हिसाब से अंगूठे लगवा लिए थे, जमीनें अपने कब्जे में ले ली थी। तो गांधी को सबसे पहले लगा कि यार यहाँ की जो इलिटरेसी है उस पर भी काम करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी। एक कि चंपारण में क्या क्या चल रहा था गांधी के आने से पहले, अगर उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो मेन काम हमने क्या किया अभी तक, कि वहां क्या हो रहा था, समस्या क्या थी, वो हमें समझना था। ठीक है, इस बात की जानकारी गांधी को दी जानी है। ठीक है, क्यों जानी है, क्यों देनी गांधी को जानकारी? क्योंकि माना जाता है कि गांधी को जानकारी देकर गांधी वहां आएंगे और बिहार की स्थिति को दक्षिण अफ्रीका की तरह ठीक कर देंगे। क्योंकि गांधी इस समय पर्याप्त पॉपुलर है भारत में। ठीक है, पर्याप्त पॉपुलर का मतलब पढ़े लिखे वर्ग को पता है कि गांधी अफ्रीका से आ गए हैं और गांधी इस तरह से वहां लड़ के आए। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिश की, सबसे ज्यादा बार कोशिश की राजकुमार शुक्ल ने। ठीक है, जो इवन साबरमती जा चुके थे गांधी से मिलने, लेकिन साबरमती में गांधी से उनकी मुलाकात 1915 में हो नहीं पाई। इसके बाद वो कानपुर गए। कानपुर में बहुत बड़ा नाम था उस समय के हिसाब से, आज का भी बहुत बड़ा नाम है वो, और वह गणेश शंकर विद्यार्थी है ना। आजादी के आंदोलन में बड़ा रेस्पेक्टफुल नाम है। और वो एक पेपर निकालते थे, कौन सा, प्रताप। ठीक है, तो शुक्ला जी कहने पर प्रताप में विद्यार्थी जी द्वारा एक आर्टिकल उठाया निकल लिखा गया, जिसका मतलब शीर्षक था चंपारण में अंधेरा। ठीक है, इससे क्या हुआ, समस्या की तरफ लोगों का ध्यान गया होना शुरू हुआ। लेकिन जाहिर से केवल पेपर में छपने से तो कुछ होना नहीं था। विद्यार्थी ने ही सलाह दी, अच्छा क्वेश्चन है कि आप गांधी जी से मिलिए। तो शुक्ला जी को गांधी जी के बारे में किसने बताया? गणेश शंकर विद्यार्थी ने बताया। ठीक है, और अंततः प्रयासों से लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था, आपने पढ़ा भी है, गांधी जी की बात शुक्ला जी से वहां हो जाती है। ठीक है, शुक्ला जी लेटर लेकर आए थे, वो लेटर भी मेरे पास है, लेकिन उसको जरूरत नहीं समझने की ना लिखने की। तो बड़ी ही मार्मिक और भाषा में गांधी से वो अपील करते हैं कि
हमें 18 लाख लोगों को आके बचाइए। तो उस समय जो किसान प्रभावित हैं वहां पर, वो 18 लाख, जो खुद शुक्ला जी का डेटा है, उन्होंने ही ये संख्या गांधी को बताई। तो 18 लाख कम नहीं होते, ना उस समय ना इस समय। तो गांधी पर दबाव तो था इस चीज का। गांधी जी के पास समय नहीं था, इसलिए गांधी ने पहले मना कर दिया, लेकिन फिर भी बाद में गांधी तैयार हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और है कि शुक्ला जी ने जो पत्र गांधी को दिया वो लिखा किसने था? तो शुक्ला जी के सहयोगी थे पीर मोहम्मद यूनिस, उन्होंने उसे लिखा था। ठीक है, ये जानकारी गांधी को पहले से चंपारण की किसने दी थी? बीके प्रसाद ने। शुक्ला जी जो लेटर देकर आ गए थे, लेकिन वास्तविक समस्या वहां के वकील थे बृजकिशोर प्रसाद, उन्होंने दी गांधी को। गांधी ने लखनऊ अधिवेशन में चंपारण को लेकर एक प्रस्ताव भी पारित कराया कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और उसे दूर करना चाहिए। ये सब गांधी के चंपारण जाने से पहले की कहानी मैंने आपको बताई है, जो आपको प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है, मेंस के लिए नहीं। ठीक है, मेंस में नहीं लिखना सब कुछ। मेंस में कितना बताना है कि राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर, कॉलिंग पर गांधी कहाँ जाते हैं? चंपारण पहुंचते हैं। इतना बस आपको देना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्री में। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि अपनी ऑटोबायोग्राफी में गांधी ने किस किसान आंदोलन की या किस लीडर की चर्चा की है, सराहना की है, तारीफ की है? तो राजकुमार शुक्ल की तारीफ की है उन्होंने ऑटोबायोग्राफी में। ठीक है, ये सब क्वेश्चन प्री टाइप के होंगे। खैर, तो फाइनली गांधी मुजफ्फरपुर होते हुए, बिहार के मुजफ्फरपुर होते हुए 10 अप्रैल 1917 को गांधी कहाँ पहुंचे? चंपारण पहुंच जाते। ये डेटा आप यूज कर सकते हैं प्री और मेंस दोनों में। ठीक है, ठीक है। गांधी के साथ कौन कौन गया है वो भी लिखेंगे आप। तो बीके प्रसाद तो हैं ही, आपके सामने हैं ही। इनके अलावा स्थानीय नेता कांग्रेस के राजेंद्र प्रसाद हैं, आचार्य कृपलानी हैं, महादेव देसाई हैं, मजहर उल हक, नरहरि पारिक, नरहरि पारिक, ये लोग वहां पहुंचेंगे। ठीक है, यहां तक। इनमें से मैक्सिमम वकील हैं, तो गांधी को चूंकि लीगल इश्यू था तो वकीलों की सहायता चाहिए थी। ठीक है, जैसे ही गांधी वहां पहुंचे, मोतिहारी के डीएम ने गांधी को वार्निंग देते हुए कहा कि आप वापस लौट जाइए, नहीं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गांधी ने मना किया। ठीक है, तो गांधी को गिरफ्तार करने की तैयारी हुई, लेकिन गांधी इवन थाने में भी पहुंच गए थे, लेकिन जनता के दबाव के चलते वो फिर छोड़ दिए गए। ठीक है, अब सरकार ने जो नील व्यापार बोर्ड था उसके अध्यक्ष से बात की और सबको मिलाकर एक कमेटी बनाई गई। ठीक है, या एक आयोग बना, इंक्वायरी का आयोग। गांधी जी उसके सदस्य बने और कमेटी ने पाया कि वैधानिक या लीगल रूप से अंग्रेजों को अधिकार नहीं है कि वहां वो इस तरह से शोषण करें। ठीक है, यानी अब तिनकठिया को समाप्त होना था। तो तिनकठिया तो समाप्त नहीं होगी, ये बात सही है, लेकिन जो शोषण था, जो एक्सप्लॉयटेशन था, वो जरूर खत्म हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने चंपारण कृषि विधेयक पास किया था, चंपारण एग्रीकल्चर एक्ट।
और इसमें ही ये कहा गया कि अब नील की खेती के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, प्लस अबवार में जो टैक्स ले लिया गया था एडवांस में, उसका 25% वापस करना होगा। ठीक है, कितने परसेंट? 25% गांधी ने किसानों को टैक्स का वापस भी करा दिया। तो इस तरीके से गांधी ने लीगल मुद्दे को उठाकर किसानों की जीत को तय कर दिया। ठीक है, यहां तक तो ये सब आपने पहले पढ़ा था, कुछ पॉइंट्स नए थे, मैं कुछ पॉइंट्स आपको और नए दे रहा हूं इसमें। गांधी की इस सफलता के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनको यहाँ टाइटल दिया, कौन सा? महात्मा। और क्यों दिया वो कहानी में आपको बताता हूं। महात्मा कहा, जो दूसरे व्यक्ति थे शुक्ला जी के साथ गए थे, संत राउत ने पहली बार गांधी को यहाँ बापू कहा, पहली बार गांधी को बापू कहा गया, और उसके बाद गांधी को फिर बापू नाम से जाना जाने लगा। तो चंपारण में गांधी को दो टाइटल मिलते हैं, एक संत राउत से और दूसरा रविन्द्रनाथ टैगोर से। क्या कुछ और पॉइंट्स हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट होंगे आपके लिए, मतलब आपके लिए नए हैं? गांधी ने जैसे देखा कि वहाँ बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, तो स्कूल खुलवाया। गांधी ने वहाँ 3 स्कूल खुलवाए। तो 3 की जरूरत तो आपको नहीं है, पहले स्कूल की जरूरत आपको पड़ सकती है प्री के लिए। तो बरहरवा लखन सेन में गांधी ने, ये गांव का नाम है, यहाँ गांधी ने इस पट्टी पर एक स्कूल खुलवा दिया। ठीक है, ये वो कर है जिसका नाम मैंने आपको भी बताया था, अबवाब। गांधी ने ये भी वापस करवा दिया, यानी जो इलीगल टैक्सेस हैं गांधी ने वो भी वापस करा दिए वहां। टीम के लोगों का नाम मैंने आपको बता ही दिया है, ये वकीलों की टीम है, नरहरि पारिक तक, ये आप देख लेंगे इनको। पारिक है, पारिक लिखा है ना, एक खा आएगा इसमें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इस आंदोलन का विरोध किसने किया? दक्षिण भारत के बड़े किसान नेता हैं एनजी रंगा, उन्होंने गांधी का या इस आंदोलन को चलाने का विरोध भी किया है। ठीक है, तो प्री और मेन से युक्त डेटा आपके पास है, जिसमें दोनों डेटा आपके पास है। मेंस में आपको फिर से ड्राफ्टिंग चाहो तो कर लो, ज्यादा लंबा प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसलिए आप भी इतना लंबा नहीं लिखे वहां पर, है ना। सिंपल, पहले तिनकठिया की बैकग्राउंड बता दीजिए छोटी सी, गांधी कब पहुंचते हैं ये बता दीजिए। 1 सेकंड होल्ड करना।